हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि जो आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th का है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिज़िक्स। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 का बहुत ज़्यादा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी के साथ कुछ और पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर अब बोर होने लग गया है सेकेंड यूनिट। और डिमांड ये आ रही थी कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मेरा स्पेशल पार्ट है। कभी आराम से बाकी लोगों के वीडियोज़ आ रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, आने दीजिए, वो देख लीजिए, फिर मैं अपने तरफ से थर्मोडायनेमिक्स आपको बताऊंगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मेरा जो एमटेक हुआ है वो हीट एंड पावर में हुआ है और थर्मोडायनेमिक्स मेरे लिए स्पेशल पार्ट है, तो कभी आराम से हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज यूनिट नंबर 6, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आज से हम साइड बाय साइड हम लोग ये यूनिट भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो वीडियो जो है वो टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये वर्ड एग्जैक्टली क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन। ठीक है, लेकिन आपको अगर सुपरपोजिशन अगर समझना है तो सुपरपोजिशन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेव्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग उस पर हम लोग आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं। दैट इज ये अगर चैप्टर अगर मैं देखता हूँ तो इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर जो है वो वेव मोशन है। ठीक है, कौन सा मोशन है? वेव मोशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज स्टडी करने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर इसमें कौन सा इंक्लूड किया गया है? दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आप डायरेक्टली सुपरपोजिशन ऑफ वेव को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा वेव मोशन। सो आज का जो लेक्चर है वो पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, मैं पूरा आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर में जितने भी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन को लेके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय वेव। ठीक है, वेव क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज साउंड वेव के बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की बात करते हैं। क्योंकि साउंड वेव जो है वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब बोलोगे सर बचपन, अरे बचपन मतलब 8, 9, 10 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सो साउंड, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? अ साउंड इज एन वन टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड जो होती है वो एक टाइप की एनर्जी ही होती है। ठीक है, एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? एग्जैक्टली अगर मुझे साउंड को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? द फिजिकल causes which enable us to have a sensation of a hearing। ठीक है, एक्चुअली साउंड क्या है? साउंड एक फिजिकल कॉज है। ठीक है, एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमें, कारण और कारण इसमें फर्क आप समझिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा फिजिकल कॉज है, एक ऐसी चीज है जिसके कारण हमें क्या होने वाला है? सेंसेशन होने वाला है। ठीक है, किसी भी चीज का क्या होने वाला है? सेंसेशन होने वाला है, उसी को हम लोग साउंड कहते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जैसे अगर मैं अभी यहां खड़ा हूं, ठीक है, बाहर से अगर मुझे किसी ने आवाज दिया तो वो आवाज क्या हो गया? उस बंदे का आवाज क्या हो गया? फिजिकल कॉज। उसने अपने मुंह से क्या निकाली? आवाज निकाली, फिजिकल कॉज हुआ। ठीक है, उसके चलते वो आवाज, वो जो साउंड वेव उसने प्रोड्यूस की वो एयर से ट्रैवल करते हुए कहां तक पहुंची? मेरे कान तक पहुंची। और मुझे क्या हुआ? सेंसेशन हुआ। क्या सेंसेशन हुआ? कि वो बंदा मुझे बुला रहा है या वो बंदा कुछ बोल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड साउंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड दैट इज फिजिकल कॉज और दूसरा है सेंसेशन। तो साउंड जो है वो कभी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला होता है दैट इज फिजिकल कॉज। ठीक है, फिजिकल कॉज होता है। और दूसरा क्या होता है? मैंने बताया दैट इज सेंसेशन। दूसरा क्या होता है आपका? सेंसेशन। ठीक है, अब फिजिकल कॉज
बहुत जगह हो सकता है। जैसे अगर बाहर में कोई अगर बर्ड अभी चिपरिंग कर रहा होगा, आवाज कर रहा होगा, तो वो क्या हो गया, फिजिकल कॉज, उसने क्या की, आवाज की, ठीक है। तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। वो साउंड कहां तक आया, एयर से ट्रैवल करते हुए कहां तक आया, आप तक पहुंचा, तो आपको क्या हुआ, सेंसेशन हुआ। समझ में आ रहा है। सो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए ये दो रीजन होते हैं, फिजिकल कॉज और सेंसेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप अगर सपोज टू बी चले गए रेलवे स्टेशन पे, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है। अब कोई सपोज टू बी गाड़ी उधर से आ रही है, ट्रेन वहां से आ रही है, और वो क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, साउंड ब्लो कर रही है, सायरन ब्लो कर रही है, हॉर्न ब्लो कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे, वो उससे क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी। तो वो क्या हो गया, फिजिकल कॉज हो गया, ठीक है। वो आवाज आप तक कैसी पहुंचेगी, थ्रू द एयर ट्रैवल करके, बराबर है। और आपको क्या करेगी, कान में जाएगी आपके, तो क्या होगा, सेंसेशन होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। साउंड अब तक पहुंच गई। समझ में आया। अब बात आती है, क्या सभी तरीके के साउंड आप सुन सकते हो, ठीक है। कैन यू ऑडिबल द ऑल द टाइप्स ऑफ अ साउंड, नो यू कांट ऑडिबल, ठीक है। आप जो सुन सक रहे हो उसे ऑडिबल रेंज कहते हैं, ठीक है। जनरली दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक दो तीन पार्ट, ठीक है। जो सबसे पहला रीजन आता है जिसे हम ऑडिबल कहते हैं, ठीक है, ऑडिबल, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा देता हूं कि आपको कौन सी साउंड सुनाई देती है। दैट इज आपको सुनाई देती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये रेंज की ही साउंड आपको सुनाई देती है, इसलिए इसे ऑडिबल रेंज कहता है, ठीक है। और व्हाट डू मीन बाय हर्ट्ज, हर्ट्ज इज एन यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। हेनरिच हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिफाइन किया था, इसलिए इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये ऑडिबल रेंज है। इसके नीचे अगर आप जाते हो, मतलब 0 टू 20 हर्ट्ज अगर जाते हो, तो इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है। कहां से कहां, 0 टू 20 हर्ट्ज, इंफ्रासोनिक, ठीक है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इज एन ऑडिबल, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर चलते हैं तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर पूरा का पूरा क्या रहता है, अल्ट्रासोनिक रहता है, ठीक है। तो आपको खाली कौन सा सुनाई देता है, दैट इज ऑडिबल, ये रेंज का ही साउंड आपको क्या होता है, सुनाई देता है। समझ में आया आपको, ठीक है। सो अब आप ये भी पूछ रहे होंगे कि सर हम तक साउंड का सेंसेशन कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज टू बी, यहाँ बता दो, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है, इधर देखते हैं हम लोग। सपोज टू बी साउंड कहीं प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और प्रोड्यूस होकर निकली, ट्रैवल कर रही है, कहाँ से ट्रैवल कर रही है, एयर से। कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, एनी मीडियम, दीज आर ऑल द मीडियम्स। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम, जरिया, ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है, जिसे हम जरिया कहते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई, सोर्स है ये, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई, साउंड होगी, ठीक है। ये साउंड वेव प्रोड्यूस हुई और कहाँ तक पहुंचने वाली है, आपके ईयर तक। कहाँ तक पहुंचने वाली है, आपके ईयर तक ट्रैवल करके। अब ईयर के अंदर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, ईयर के अंदर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कान का क्या कहते हैं, कान का पर्दा, ठीक है। कोई अगर जोर से आवाज करते है कान का पर्दा फाड़ देगा क्या, दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम, ठीक है। तो जैसे होता क्या है, ये सोर्स से जब साउंड प्रोड्यूस हुआ वो ट्रैवल कैसे करेगा, मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगा और कहां तक पहुंचेगा, आपके ईयर ड्रम तक पहुंचेगा। ये ईयर ड्रम पे वो जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। वो पर्दा होता है, वहां जाके क्या करता है, ये स्ट्राइक करता है, वहां जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। और यहां से पूरा कौन सा सिस्टम लगा रहता है, नर्व सिस्टम, ये आपको पता है, नर्व सिस्टम बायोलॉजी का पार्ट है, शायद बायोलॉजी वाले सर अच्छे से बता पाएंगे आपको, ठीक है। ये नर्व सिस्टम कहां तक होता है, आपके ब्रेन तक होता है, ठीक है। जैसे ही इधर से सोर्स ऑफ साउंड से साउंड निकली
आपके ईयर तक आई, ईयर ड्रम तक आई, ईयर ड्रम को स्ट्राइक की, नर्व सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आपके ब्रेन को क्या पहुंच जाता है, मैसेज पहुंच जाता है और आप उधर सेंस करना चालू कर देते हो। और ये जो काम होता है वो नैनो सेकंड में काम होता है। समझ में आ रहा है? नैनो सेकंड में। जैसे अभी अगर बाहर कोई अगर आपको आवाज दे रहा है तो जैसे ही उसने आवाज दिया, वो आवाज निकली एयर से, मेरे कान तक आई, ड्रम पे स्ट्राइक हुई, नर्व सिस्टम एक्टिवेट हुआ और मेरे ब्रेन ने बताया कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। तो इस तरीके से ये काम जो हो वो चलता है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एग्जैक्ट पार्ट पे। यहां से हमको क्या पढ़ना है, दैट इज वेव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो अब ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, दैट इज व्हाट इज साउंड, इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय वेव? ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज वेव। ठीक है, द ऑक्सिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम विदाउट चेंज इन इट्स फॉर्म। ठीक है, एक्चुअल वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, जो कि क्रिएट किया जाता है, द ऑक्सिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम। ठीक है, ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज इन इट्स फॉर्म। उसका फॉर्म क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक है, सो ये एक प्रकार का क्या है, डिस्टर्बेंस है, जो कि क्या होता है, ट्रैवल करता है काय से, मीडियम के अंदर से। ठीक है, लेकिन क्या वो अपना फॉर्म चेंज करता, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। ठीक है, सो अब ये होता किस तरीके से, मैं आपको वो चीज समझाता हूं। देखिए, सपोज टू बी ये मेरा एक वाटर का पॉन्ड है, दिस इज व्हाट, वाटर्स पॉन्ड। ये वाटर का क्या है, पॉन्ड है। ठीक है, अब आपने अगर सपोज टू बी इस पे, ये वाटर का जो पॉन्ड है, इस पे आपने एक सपोज टू बी स्टोन मारा, स्टोन लिया हाथ में। जैसे आप मान के चलो आप तालाब के किनारे बैठे हुए, हमको आदत होती है बैठ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पत्थर हाथ में लेते हैं और क्या करते हैं, वो पानी की तरफ थ्रो करते हैं। सपोज आपने वो पत्थर उधर थ्रो किया, क्या होता है, वो जाके सरफेस पे लगता है वाटर के, और जैसे ही वो वाटर के सरफेस पे लगता है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, एक वेव निकलती है कुछ इस तरीके से, देखा है, कुछ इस तरीके से क्या निकलती है, वेव निकलती है, और वो कहां तक ट्रैवल करती है, एट द एंड तक ट्रैवल करती है। ठीक है, सो ये होगी वेव आपकी, समझ में आ रहा है। सो द ऑक्सिलेटरी डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब इसमें ऑक्सिलेटरी कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, इसमें पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। किस तरीके से, जैसे ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, मतलब ये हो गया इसका एमपी। ठीक है, ये क्या हो गया इसका एमपी, व्हाट डू यू मीन बाय एमपी, मीन पोजीशन। ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, उसी तरीके से ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल क्या करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे। एक तो ऐसे ऑक्सीलेट करते हैं या फिर ऐसे ऑक्सीलेट करते हैं। जैसे वाटर के एग्जांपल में कैसे कर रहे होंगे, ऐसे ऑक्सीलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस पे पत्थर मारा, हो क्या गया, ये पत्थर ने ये जो पार्टिकल है, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है, इसको अपने जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है वो सामने जाएगा, किसके तरफ जाएगा, अगले पार्टिकल की ओर जाएगा। जैसे ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये 2 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मतलब आपने स्टोन मारा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल नंबर 1 है, ये अपने जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और किसके तरफ गया, पार्टिकल नंबर 2 की तरफ। और क्या कर देता है, एनर्जी शिफ्ट कर देता है। एनर्जी क्या कर देता, शिफ्ट कर देता। ठीक है, और शिफ्ट करने के बाद ये जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, ये फिर से कहां आ जाता है, वापस मेन पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, मतलब पार्टिकल क्या होने वाले हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होने वाले हैं। ठीक है, मतलब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से मेन पोजीशन, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब ऐसे क्या करने वाले हैं, ऑक्सीलेट करने वाले हैं, और एक दूसरे को क्या ट्रांसफर करने वाले हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने वाले हैं। और इसी के चलते जैसे पहला पार्टिकल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेगा ऑक्सीलेट होके, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, पांचवें, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल अपनी एनर्जी क्या करते जाते हैं, अगले वाले पार्टिकल को, अपने अगले वाले एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे क्या क्रिएट होती है, वेव क्रिएट होती है। ठीक है, क्या क्रिएट होती है, वेव क्रिएट होती है, और इसी को हम लोग वेव कहते हैं। सो द ऑक्सिलेटरी डिस्टर्बेंस, देखो
आपने क्या किया, यहाँ पे स्टोन मार के ऑक्सीलेटरी डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ऑक्सीलेट करने को लगाया, ये पार्टिकल को क्या करने को लगाया, ऑक्सीलेट करने को लगाया, और ऑक्सीलेट करने के कारण उसने अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, अगले वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रैवलिंग, ठीक है, और ये जो एनर्जी जब एक दूसरे को ट्रैवल मतलब पास कर देते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऑक्सीलेट के कारण ही यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, इस तरीके का वेव प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो ये ट्रैवल काहे में हुआ, एक मीडियम के अंदर। अब मुझे बताइए वाटर बॉन्ड है तो मीडियम कौन सा है, वाटर है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये वाटर की जो बनी हुई वेव है, क्या आपको यही वेव एयर में भी दिखाई देगी, नहीं, मतलब अपना वो क्या नहीं चेंज करता, फॉर्म नहीं चेंज करता, मतलब वाटर में है तो वाटर में ही रहती वेव्स, ठीक है। सो इस तरीके से वो अपना फॉर्म क्या करती नहीं, चेंज नहीं करती है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल समझ आ गया वाटर बॉन्ड का। अब मैं तुमको सेकंड एग्जांपल समझाता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगा कि वेव किस तरीके से बनती है, ठीक है। अब पूछोगे ये क्या बनाया, कुछ नहीं, घर में जाओ, घर में ही होंगे सब, लॉकडाउन चल रहा है ना, ठीक है। घर में एक काम करो, घर में एक काम करो, क्या करो, पहला एक हिला लो, ठीक है, बेंच पे लगाओ, जो भी आपके घर में टेबल होगा उस पे लगाओ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ठीक है। एक जगह यहाँ फिक्स करो, एक जगह यहाँ फिक्स करो, ठीक है, और दोनों के बीच में एक ऐसी तार लगा दो, ए बी नाम की क्या लगा दो, तार लगा दो, ठीक है, पतली तार, बड़ी वाली नहीं, पतली, ठीक है। और क्या करो, बीच में प्लग करो। अब अगर दूर से ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ इस तरीके की वेव यहाँ फॉर्म हो रही है, ठीक है, कुछ तरीके की वेव्स यहाँ फॉर्म हो रही है। अब ये वेव्स कैसे फॉर्म होती है, ये इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि आपने उस पार्टिकल को ऑक्सीलेट करने को लगाया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीलेट कैसे हुआ, जैसे यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ गया, इसलिए ये ऐसा बना, ठीक है। यहाँ का पार्टिकल नीचे की तरफ गया, इसलिए ऐसा बना, ठीक है। तो इसलिए ये वेव्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। अब वेव्स के अलग अलग टर्मिनोलॉजी भी है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। ये जो पहाड़ जैसा इलाका बना है, ठीक है, पहाड़ जैसा इलाका बना है, उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट। और ये जो दरिया जैसा, वैली जैसा एरिया जो बना है, इसको आप कहते हैं थ्रॉप, इसको आप लोग क्या कहते हो, थ्रॉप, समझ में आया। सो कुछ इस तरीके से क्या फॉर्म होती है, आपकी वेव्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात आती है ये वेव एग्जैक्टली मोशन में कैसे आई, वेव तो आपको समझ गया, वेव समझ गया सर, ठीक है, इस तरीके से वेव फॉर्म होती है। अब ये मोशन में कैसे आती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्या इसमें प्रॉपर्टीज होती है कि ये मोशन में आते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो वेव मोशन, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेव मोशन। अब देखो, द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल of a medium without change in its form through the medium is called wave motion। Exactly क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है, आपने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे ऑक्सीलेशन करने को लगाया, जैसे ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, तो उसने क्या क्रिएट किया, ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ठीक है। सो अब इसके कारण क्या हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो चला गया पार्टिकल, जैसे पहला पार्टिकल दूसरे जगह चला गया, ठीक है, दूसरे की तरफ गया, तो उसने क्या ट्रांसफर कर दी, एनर्जी ट्रांसफर कर दी ऑक्सीलेट होके, ठीक है। सो वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इस वर्ड की, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये आपको समझना है, ठीक है। बात आती है विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन मतलब क्या, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, स्थलांतर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो ये पार्टिकल अपने जगह से दूसरे जगह कंप्लीटली माइग्रेशन नहीं करता, ठीक है, कंप्लीट माइग्रेशन नहीं करता है, एक्चुअल माइग्रेशन नहीं करता है, वो क्या करता है, खाली ऑक्सीलेट होता है, ठीक है। मैं वही चीज आपको समझाना चाहता था, ये एग्जैक्ट चीज समझ लो क्या है। जैसे पार्टिकल क्या है, मेन पोजीशन पे, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर स्टोन मारा, ये पार्टिकल कहाँ शिफ्ट हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल 1 नंबर का पार्टिकल
एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ शिफ्ट होगा, ये ट्रांसफर किसको कर देगा एनर्जी, 2 नंबर के पार्टिकल को। लेकिन फिर से वापस कहां जाएगा, ये फिर से वापस आ जाएगा मेन पोजीशन के ही तरफ। मतलब खाली क्या होगा, ऐसे ऑक्सीलेट होगा, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब इस तरीके से क्या होते रहेंगे, ऑक्सीलेट होते रहेंगे। मतलब एक्चुअल माइग्रेशन हो जाएगा क्या, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हमेशा के लिए चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। खाली क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है, एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता। और ऑक्सीलेशन होके ही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और क्या क्रिएट होती है, वेव क्रिएट होती है। ठीक है, किसके अंदर, मीडियम के अंदर। किसके अंदर क्रिएट होती है, मीडियम विदाउट चेंज इन इट्स फॉर्म। वो क्या चेंज नहीं कर सकती, अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो व्हाट इज वेव मोशन, द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस। ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस क्या होता है, जो आपने डिस्टर्बेंस यहां क्रिएट किया है वो ट्रैवल करता है, ट्रांसफर करता है, कहां से कहां, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन क्या, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। एग्जैक्टली पूरा पार्टिकल माइग्रेट हो जाता है क्या, नहीं, वो खाली क्या करता, ऑक्सीलेट करता, किसके बीच में, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। और इस तरीके से क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, किसके अंदर, मीडियम के अंदर। लेकिन वो क्या अपना फॉर्म चेंज करता है, नहीं चेंज करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं, ये जो वेव मोशन क्रिएट हो रहा है किसके अंदर क्रिएट हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है वेव को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर, कहां गया भाई साहब, हाँ, मीडियम। इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा अभी करने वाले हैं, ठीक है, मीडियम की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है, क्या इस मीडियम के अंदर ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि वेव को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सा होता है, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम, ठीक है। मीडियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है वेव को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए, ठीक है। सो कौन सी प्रॉपर्टी है, इट शुड बी हैव इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मीडियम के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अब बात आती है इलास्टिसिटी क्या है, पता है क्या, नहीं पता है, 11th में नहीं पढ़े आप लोगों ने इलास्टिसिटी चैप्टर, नहीं पढ़े, मैंने तो पढ़ाया था, ठीक है। कब पढ़ाया था, अरे क्लासेस के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। व्हाट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल को अगर आप, कोई भी चीज को, पार्टिकल को नहीं, कोई भी बॉडी को अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो जो बॉडी है अपना शेप एंड साइज क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। लेकिन वही लगाया हुआ फोर्स अगर आप निकाल देते हो तो वो अपना शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे इलास्टिसिटी पढ़ाने नहीं बैठूंगा, ठीक है, मैंने बता दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रबर, जैसे रबर को अगर आपने खींचा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा, बराबर है क्या। ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। सो जैसे ही आपने रबर को खींचा, रबर का लेंथ बढ़ गया, डायमीटर कम हो गया, उसका बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही लगाया हुआ फोर्स निकाल दोगे अपने शेप एंड साइज क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। उसको ये हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या पार्टिकल के अंदर ये इलास्टिसिटी है, हाउ है, कैसे, जैसे उसने, आपने उसको क्या किया, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करने को लगाया, हो, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, क्या वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाता, नहीं, वो वापस आ जाता है, वो क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। मतलब वो अपना रीगेन कर लेता है पोजीशन को, जो पोजीशन पे वो पहले था वही पोजीशन पे वो रिटर्न आता है, रीगेन कर लेता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। द मीडियम शुड बी इलास्टिक, इट शुड हैव द इलास्टिसिटी। उसमें किसके अंदर क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट
should have inertial, ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात आती है बॉडी में बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को आप लोग इनर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी? इनर्शियल का मतलब होता है इट हैज टेंडेंसी टू स्टोर द एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी स्टोर और ट्रांसफर करने की ताकत होनी चाहिए। इनर्शियल प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? स्टोर एनर्जी, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल एनर्जी हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पार्टिकल के अंदर क्या है? एनर्जी है, स्टोर्ड की हुई एनर्जी है, और वो क्या कर रहा? जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा, जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा, तो क्या कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी चाहिए किसके अंदर? मीडियम के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर कोई भी चीज एयर में या वाटर में ट्रैवल कर रही है तो उसको रेजिस्टेंस एक्ट होगा, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो हमेशा जीरो रहना चाहिए। जीरो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जनरली जीरो रहना चाहिए, लेकिन जीरो होता है क्या? नहीं, मैं करेक्ट कर लेता हूं मेरा सेंटेंस को। इट शुड बी निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? बॉडी में निग्लिजिबल विच इज नियरली इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो रहना, जीरो नहीं रहता, जीरो के आसपास रहना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, तभी वेव एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकती है। उसको किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस नहीं होना, रोकने को नहीं होना एयर ने, या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होना, तभी वेव एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज किसके अंदर होने इंपॉर्टेंट है? मीडियम के अंदर होने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, डायग्राम्स वगैरह निकाल के नहीं बताया मैंने, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया नोट, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब चलते हैं इसके आज का जो लेक्चर, मेरा जो मोटो था उसके तरफ अभी बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सुपर पोजीशन नाम का चैप्टर चल रहा है, बुक खोल के देखूं तो यार आपने क्या पढ़ा रहे हो सर? नाम का चैप्टर का नाम है सुपर पोजीशन और आप चालू हो गए वेव मोशन पे। अरे भाई साहब, सब्जी क्या एक बार में बन जाती है? नहीं, सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये रॉ मटेरियल है, ये आपको आना ज़रूरी है। चैप्टर तो कोई भी पढ़ा देगा भाई साहब, बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए ना साउंड वेव्स कैसे क्रिएट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी डेफिनेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके शायद हम कोई डेरिवेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी का, इसलिए मैं ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ने वाले, 4-5 डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। ये डेफिनेशन अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको एक डायग्राम, हाँ, तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया था। अभी हम थोड़े से सम डेफिनेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, और यही पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए इस तरीके से आपको समझना है। आपको एक डायग्राम मैं निकाल रहा हूँ, ये डायग्राम थोड़ी सी समझ लीजिए, ठीक है। सो ठीक है, अब ये डायग्राम कैसे बनी? जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, बीच में क्या किया? स्ट्रिंग को प्लीज किया, और क्या किया? प्लग किया, ठीक है। सो प्लग करने के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? एक पार्ट प्रोड्यूस हुआ जो अपवर्ड साइड में क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रस्ट, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रब, ठीक है। अब बात यहाँ पे भी आती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेन पोजीशन,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो पर्टिकुलर पार्टिकल था, मान के चलते यहाँ का पार्टिकल मैं कंसीडर करता, यहाँ का पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ गया, ठीक है। इसलिए वेव इस तरीके से फॉर्म हुआ। जरूरी नहीं है यही पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ गया होगा, ये पार्टिकल यहाँ गया होगा, और ये वाले जो पार्टिकल है वो अपने जगह पे ही रहे, इसलिए वेव कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे आता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। अब समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। इसे डिनोट करते हैं लेटर ए से, ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए इसका क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से कितना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। जैसे ये अगर मेन पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना, यहाँ पे कितना किया, इतना, यहाँ पे कितना किया, इतना। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है, वर्ड याद रखना है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या आता है, एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है मीटर। इसका यूनिट क्या आता है, मीटर, क्योंकि ये एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अभी सेकेंड पार्ट समझते हैं, एम्पलीट्यूड हो गया। सेकेंड पार्ट समझते हैं, दैट इज पीरियड, ठीक है। पीरियड क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर टी, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, टी से। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब वन ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं, जैसे यहां से पार्टिकल स्टार्ट किया वाइब्रेट होना, मेन पोजीशन से कहा जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से, कहा आएगा मेन पोजीशन, तब जाके क्या बना, क्रस्ट बना, ठीक है, क्रस्ट हो गया, फिर एक्सट्रीम पे आया, फिर मेन पे गया, फिर क्या बना, थ्रा बना। मतलब ये है कि आपका एक क्रस्ट एक थ्रा मिला के एक कंप्लीट वाइब्रेशन होता है, या कंप्लीट ऑक्सीलेशन होता है, कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। एक क्रस्ट एक थ्रा मिला के कंप्लीट वाइब्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक पूरा वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, थर्ड क्या डेफिनेशन है, दैट इज, थर्ड डेफिनेशन है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर एन। कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और अ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे मान के चलते ये पार्टिकल ने 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, इस पार्टिकल ने 1 सेकंड के अंदर सपोज 2 वाइब्रेशन की, 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन किए, 2 वाइब्रेशन किए, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2, 2/1 इज 2, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने थे, 2, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज। सो व्हाट इज हर्ट्ज, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा डेफिनेशन, और इसका दूसरा डेफिनेशन बन सकता है, फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का उल्टा, ठीक है। 1/t इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे अगर आपको समझना है, मान लीजिए एक वाइब्रेशन पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना होगा, एक वाइब्रेशन होने को कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ देखता हूँ तो इसे 1/सेकंड भी कहा जा सकता है, दिस इज व्हाट 1/सेकंड। और इसका भी यूनिट क्या हो सकता है, हर्ट्ज हो सकता है। इसका भी यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट था जिसने फ्रीक्वेंसी बताई, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। ठीक है, सो आपको डेफिनेशन समझ आ गया फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फोर्थ डेफिनेशन आती है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्बडा। कैसे डिनोट करते हैं, लैम्बडा। इसको याद कैसे रखना है, लैम्बडा शेमड़ा, शेमड़ा बोलो, शेमड़ा पता रहेगा तो लैम्बडा पता रहेगा। ठीक है, लैम्बडा व्हाट डू यू मीन बाय लैम्बडा, डिस्टेंस बिटवीन two successive point. It is a distance between two successive point on either side of mean. ठीक है, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो सक्सेसिव पॉइंट के बीच का। जैसे मैं एक काम करता हूं, एक पॉइंट पकड़ता हूं, ये पॉइंट पकड़ता हूं, कैसे क्या, इसके बाद इसके जैसा आने वाला दूसरा पॉइंट कौन सा है, इसके बाद कौन सा पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट लिया, इसके बाद इसके जैसा दूसरा कौन सा है, ये है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस को आप लोग लैम्बडा बोल सकते हो। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन। अब जरूरी नहीं है इधर ही, इधर भी पकड़ सकते हैं। जैसे ये वेव अगर मान लिया जाए ये वेव फिर से यहाँ आ गई, ठीक है, ये वेव ऐसे ट्रैवल करके यहाँ आ गई सपोज। ठीक है, अब क्या करो, ये पॉइंट लो। ठीक है, अब इसके जैसा ही दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा, ये रह सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैम्बडा। अब जरूरी नहीं है यही, आप ये भी पकड़ सकते हो, इसके जैसा इसके बाद आने वाला दूसरा कौन सा, ये। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैम्बडा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट। अब इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके ऐसा यूनिट होते हैं मीटर या फिर सेंटीमीटर, लेकिन इसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेवलेंथ। लैम्बडा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, सो ये हो गया, आपको पांचवा पॉइंट समझ आ गया, चौथा पॉइंट समझ आ गया। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव के अंदर चलते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या रहता है, डिस्टेंस व्हाट इज डिस्टेंस, कहाँ है, ये तीनों डेफिनेशन के अंदर डिस्टेंस कहाँ है, देखिए ये है डिस्टेंस, मतलब लैम्बडा। सो लैम्बडा बाय टाइम क्या रहेगा, t, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय t हो गया। सो v इज इक्वल टू, अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/t इंटू, ये लैम्बडा इधर कर देंगे तो इंटू लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू 1/t का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय 1/t, इज अ फ्रीक्वेंसी एंड इंटू क्या है, लैम्बडा। सो v इक्वल टू n लैम्बडा, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का क्या है, रिलेशन है। व्हाट इज दिस रिलेशन, रिलेशन इज v इज इक्वल टू n लैम्बडा, बड़ा फेमस रिलेशन। ठीक है, इसके अंदर मैं आपके नॉलेज के लिए और एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, अब एक कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ, अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह सपोज टू भी ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए ये एक मीडियम है, मान लीजिए ये वाला एयर एक मीडियम है और ये एक वाटर मीडियम है। ठीक है, सो दिस इज मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। यहाँ से वेव निकल रही है ऐसी ऐसी और ऐसी जा रही है किसके अंदर, दूसरे मीडियम के अंदर। तो इस फैक्टर में वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चेंजेस होता है, मैं आपको बता दूं। वेवलेंथ, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, क्या होती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ लैम्बडा 1 है, यहाँ लैम्बडा 2 है, ये दोनों चीजें चेंज होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, ठीक है, इसका इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, मैं
यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हो किस तरीके से इसका इक्वेशन होता है। सो यहाँ v1 बाई v2 इज इक्वल टू n लैम्डा 1 बाय n लैम्डा 2, ठीक है। दिस n गेट कैंसल, सो v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, क्योंकि यहाँ n फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, n नहीं था तो कैंसिल हो गया। सो v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। मतलब अगर आपको कोई एक वेलोसिटी, इसमें से कोई एक फैक्टर नहीं दिया होगा, v1 नहीं दिया होगा, नहीं तो v2 नहीं, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 नहीं दिया होगा, और वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होगी, तो ये फार्मूला लगा के आप कोई भी पैरामीटर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो ये लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या समझाया। आपको सबसे पहले हमने क्या समझे, साउंड क्या होता है, फिर वेव क्या होता है, फिर वेव मोशन क्या होता है, बाद में हमने ये सारे डेफिनेशन लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब आप बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये चल रहा होगा सर, और किसी ने निकाल के भी देखे होंगे, ठीक है, और कुछ लोगों ने तो बीच में ही लेक्चर स्किप कर दिया होगा, यार क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुक में तो कुछ और ही दिया है। भाई साहब, सुपर पोजिशन ऑफ वेव अगर आपको समझना है ना, ये चीज़ समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ अगर नहीं समझी तो आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव ही नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये बेसिक लेक्चर आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर थ्योरी के नोट चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाली हुई है, तो वहाँ जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको थ्योरी का भी नोट्स क्या कर दिया जाएगा, अवेलेबल कर दिया जाएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।